नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे पवन सिंह को लेकर। एक तरफ पवन सिंह को एमएलसी बनाकर बीजेपी ने बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल दिया है, तो क्या होगा उनका अगला कदम, क्या उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के भीतर बगावत देखने को मिली, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों के बीच भी इस तरह की बातचीत चल रही है कि क्या आरजेडी को भी भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और तेजस्वी यादव को अभी से कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे वो इस तरह के सिनेरियो से बच सके। उसके अलावा हम बात करेंगे बिहार के जिस तरह से 16 ऑफिसर्स को आईएएस कैडर में प्रमोशन मिला है। अब नज़र इस बात पर है कि क्या ये नए आईएएस ऑफिसर्स सिस्टम में नई स्पीड, अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस रिफॉर्म ला पाएंगे, अब फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा। आज की चर्चा इन्हीं बड़े सवालों पर। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम बंधुवस जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग पवन सिंह को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पवन सिंह को एमएलसी बनाना एक बड़े पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है। शाहबाद और मगध में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर हुआ, राजपूत वोट में जिस तरह से नाराज़गी देखने को मिली थी, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरह से दूसरी बार जनाधार और लोगों के बीच बिना आए हुए ही और मंत्री पद के दावेदार हो गए, इसके बाद पावर स्टार पवन सिंह को क्या बीजेपी मौका दे सकती है? कि पवन सिंह के पास अगर हम बात करें तो जिस तरह से काराकाट में लोकसभा के दौरान उनका प्रदर्शन था, भोजपुरी बेल्ट में उनका प्रभाव है, युवाओं के बीच जबरदस्त डिजिटल रीच है, तो बीजेपी अगर कास्ट इक्वेशन के साथ मास अपील को प्राथमिकता देती है तो पवन सिंह मंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो वो भी अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं और कई तरह की चर्चा है। इसलिए फिलहाल लग तो रहा है कि ये सिर्फ अटकल है, लेकिन एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह के अगले कदम को लेकर, अगले राजनीतिक लक्ष्य को लेकर कई तरह की चर्चा है कि क्या पवन सिंह मंत्री बनेंगे या लोकसभा की राजनीति की तैयारी में लगे हुए हैं पवन सिंह। देखिए, अब पवन सिंह के जो समर्थक हैं और वो तो ये चर्चा भी कर रहे हैं और उनकी इच्छा भी है कि पवन सिंह को मंत्री बनाया जाए। और उनका तर्क ये है कि पवन सिंह कहाँ उनको लोकसभा सदस्य बनना था या राज्यसभा में जाना था और उनको फिर विधायक में भी टिकट नहीं मिल पाई, जबकि वो विधानसभा चुनाव में उनके लाभ का इस्तेमाल, उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल बीजेपी में हुआ भी है। तो उनके समर्थकों की इच्छा है कि सिर्फ एमएलसी को का जो कोटा है जिससे वो गए हैं, दरअसल ये उनके व्यक्तित्व के अनुसार नहीं है, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। क्योंकि जो मूल राजनीति में आने की जो शुरुआत हुई थी वो थी लोकसभा सीट के दावेदारी से। बीजेपी ने उनको मनचाहा सीट नहीं दिया, आसनसोल से दिया। उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए और उनमें और उपेंद्र कुशवाहा में टकराहट हुई और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी के साथ आए, उसका लाभ भी बीजेपी को मिला। तो इसके हिसाब से उनके समर्थक चाहते हैं कि पवन सिंह को मंत्री बनाया जाए ताकि राज्यसभा न जाने का जो टिश है वो खत्म हो सके। लेकिन यहाँ पे तकनीकी तौर पे दिक्कत ये है कि मंत्रिमंडल में अब एक ही मंत्री का सीट बाकी है, वो भी बीजेपी कोटे का अब नहीं है। यहाँ पे 36 मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बन सकते हैं। एक मुख्यमंत्री है और 35 लोग बन चुके हैं। 7 मई को गांधी मैदान में निशांत कुमार सहित 31 यानी टोटल 32 मंत्री शपथ ग्रहण ले चुके थे, जिसमें से बीजेपी के अगर आप मुख्यमंत्री को जोड़ते हैं तो बीजेपी के 16 हैं, एक मुख्यमंत्री और 15 उनके मंत्री। हाँ, जदयू में ही टोटल जो मंत्री हो 15 है। एक सीट अगर मंत्रिमंडल में कहीं खाली भी है तो जदयू कोटे का खाली है, बीजेपी कोटे का तो खाली भी नहीं है। ऐसे में पवन सिंह को कैसे बिहार सरकार में उनको मंत्री मंडल में शामिल किया जाएगा, ये एक संवैधानिक नहीं, एक राजनीतिक समस्या हो सकती है। क्या उनको जदयू कोटे में जो एक सीट बचा हुआ है वो बीजेपी उस पर दावेदारी पेश करके उनको कर ले, तो ये एक उपाय है। दूसरी बात यह है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के जो हलचल है, क्योंकि वो सदन में कहीं सदस्य है नहीं, तो अगर
उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ता है, तो वो सीट एक बीजेपी के हाथ में आएगी, वो चाहे तो किसी को मंत्री बना सकती है। तो दीपक प्रकाश को हटा के पवन सिंह को मंत्री में मंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक गुनाभाग भी बीजेपी करेगी, क्योंकि फिर वही बात हो गई जैसे लोकसभा चुनाव में हुई थी, वहां भी पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा हुआ था। अब मंत्रिमंडल में भी अगर ऐसा हो जाए तो आने वाली राजनीति में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि दीपक प्रकाश का मंत्रिमंडल में बने रहना अगर आप देखेंगे तो तभी तक शामिल है जब तक वो उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय न हो जाए। अगर विलय नहीं होता है तो उसके कई फॉर्मूले हैं, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बन जाए या अन्य उसके कई फॉर्मूले हैं जिस पे चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पवन सिंह या बीजेपी किसी भी नए विधायक को या एमएलसी को मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो दीपक प्रकाश का कोटा ही उनके हाथ में है। इसके अतिरिक्त जो एक सीट खाली हो तो जदयू के पास में है, तो एक राजनीतिक अड़चन है। हालांकि ऐसा कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, बीजेपी मतलब एक और कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, पवन सिंह को बना सकती है, लेकिन फिर वो जदयू कोटे का है, जदयू से जो राजनीतिक टकरार है वो हो सकती है, क्योंकि बीजेपी और जदयू में सब कुछ अच्छा नहीं है, सामान्य नहीं है, मतलब कुछ उस तरीके से तनातनी भी हुई नहीं है, अलगाव या दुराव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति जिस तरीके से है वो सामान्य नहीं है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जदयू अपने हिस्से की सीट को पवन सिंह को देने पे राजी हो पाएगी, तो एक राजनीतिक अड़चन है। हालांकि अब पवन सिंह के समर्थक ये चाहते हैं मंत्रिमंडल बने, क्योंकि एमएलसी का जो कद है वो ये माना गया है कि उनका डिमोशन हुआ है, कहाँ वो राज्यसभा जाने वाले थे, वो अब एमएलसी सदस्य बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह का जो एक व्यक्तित्व है, जिस तरीके से वो बिहार और देश के कई हिस्सों में अक्सर कार्यक्रमों में जाया आया करते हैं, या मंच पे भी जिस तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, अक्सर मंच पे जब वो अपने गायकी के मंच पे जाते हैं उनकी जुबान फिसल जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल करना भी बीजेपी के लिए एक टास्क है, एक चुनौती रहेगी। हालांकि पवन सिंह की ये इच्छा शक्ति है, चाहे तो बदलाव हो सकता है, चूंकि राजनीति या मंत्री का अपना एक तकाजा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसमें अड़चन है। और देखिए पवन सिंह को की जो सुरक्षा है वो उनको दी गई जब वो किसी तरह के सदस्य भी नहीं थे, इसके अधिक वो एमएलसी बनाए गए, तो आने वाले समय में बीजेपी बड़ी पार्टी है, आने वाले समय में उतार चढ़ाव बीजेपी कर सकती है, और कई ऐसे अवसर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मंत्रिमंडल ही हो, ऐसे कई अवसर होते हैं जहां जवाबदेही या जिम्मेवारी दे करके किसी के कद को बढ़ाया जाता है बीजेपी के अंदर। लेकिन अभी वो मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो जाएगा, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तो चर्चा है, उसमें बिहार के कई लोगों की चर्चाएं हो रही है, लेकिन बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए मुझे ऐसा नहीं लगता, या कम से कम एक सीट के लिए विस्तार हो जाए, पवन सिंह को केवल बना दिया जाए, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि जो राजपूत समाज का जो संकट है, जो आनंद मोहन से शुरू हुआ है, वो तो ज्यादातर जदयू पे हमलावर है। हालांकि वो अगर आप उनके बयानों का, उनके आरोपों की समीक्षा कीजिएगा तो लगेगा कि इसके पीछे बीजेपी भी है खलनायक के रूप में। अगर वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को गन पॉइंट पे उनसे मुख्यमंत्री पद ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी आरोप है, यहाँ पे खलनायक की भूमिका में बीजेपी है, क्योंकि गन लगाने वाला कौन है, वो तो बीजेपी है। तो लेकिन वो मुख्य रूप से जदयू पे हमलावर है, तो जो राजपूत समाज है अगर कहीं नाराज भी अगर है तो वो जदयू से नाराज है। पवन सिंह को एमएलसी में कर देने के बाद राजपूत समाज की जो आक्रोश या असंतोष होगा बीजेपी के प्रति वो खत्म भी हो जाएगा, और पवन सिंह बीजेपी में हैं, पार्टी में रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जेडीयू से राजपूत समाज जो आपने कहा कि नाराज हो रही है, तो बीजेपी राजपूत समाज को साधने की कोशिश भी करने लगी है और अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सर, हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक समय ममता बनर्जी की टीएमसी को अजेय माना जाता था, लेकिन चुनावी झटकों के बाद पार्टी के अंदर से जिस तरह से डिसेंट बढ़ा, कई नेताओं ने बगावत की, कुछ ने इस्तीफा दिया, कुछ ने अलग गुट बनाने की कोशिश की, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में भी आरजेडी कभी ऐसे फेज में पहुंच सकती है? क्योंकि फिलहाल तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के लीडरशिप में यूनिटी दिख रही है, लेकिन सक्सेशन पॉलिटिक्स या टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जिस तरह से लगातार हम ऋतु जायसवाल का देखें या कई नाम ऐसे आए, नेताओं की पर्सनल एम्बिशन है भविष्य में
ये भी चैलेंज बन सकती है। जिस तरह से 2025 विधानसभा के चुनावी नतीजे आए, तो तेजस्वी यादव को क्या ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिससे बिहार में बंगाल वाली स्थिति एटलीस्ट उत्पन्न ना हो? देखिए, टीएमसी का जो हर्ष हुआ है वहां के चुनाव के बाद, उससे देश के जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें हलचल तेज हो गई है। और वहां पे चुनाव के बाद वहां पे जो विखंडन हुआ है और बीजेपी में जो उनके सांसद या विधायक गए हैं, वो उतना महत्वपूर्ण या उतना वो झटका नहीं है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जितना जो बचे हुए हैं वो लोग खुद कांग्रेस में जा रहे हैं। जो 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 बीजेपी से अलग चले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो आंतरिक तौर पे दबाव दे रहे हैं कि वो कांग्रेस में विलय हो जाए, तभी वो पार्टी बच पाएगी। ये झटका है, मतलब दो तरफा झटका है। हालांकि देखिए, पश्चिम बंगाल में तो ये एक तरीके से समझिए कि एक संस्कृति ही रही है कि कोई पार्टी हारती है तो हारने वाली पार्टी के सारे जो विधायक सांसद गायब हो जाते हैं। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, नहीं, जब कांग्रेस पार्टी हारी हारी थी थी, हाँ। और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो भी बचे कुचे विधायक थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए थे। और 1916 में जब कम्युनिस्ट पार्टी हारी, टीएमसी जीती, ममता बनर्जी की जब जीत हुई, तो जो टीएमसी के बचे हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी बचे हुए विधायक सांसद थे, वो सब एक तरीके से समझिए कि धड़ल्ले से टीएमसी में चले गए। तो ये वहां पे होता है। आज आज भी वहां पे वही हुआ कि बीजेपी जीती है तो बीजेपी की ओर चली गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बचे हुए लोग हैं वो दबाव दे रहे हैं कि कांग्रेस में विलय हो जाए टीएमसी का। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे अधिक चिंताजनक बात है। और यही चिंता यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तौर पे आरजेडी को भी परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब ममता बनर्जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, जो जो कद्दावर नेता हैं, वो अपना वो चुनाव हार गए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आरजेडी भी, तेजस्वी यादव भी जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है आरजेडी, लेकिन यहाँ भी वो अब चुनाव जीत नहीं पा रही है। ऐसा माना भी जाता है कि जब भी चुनाव 2015 में जीती भी थी तो नीतीश कुमार के कारण जीती थी। तो यहाँ पे उनके लिए चिंता का विषय ये है कि अ, क्या यहाँ के उनके लोग भी कहीं बाहर तो न चले जाएं। मतलब दो तरफा दबाव हो सकता है। एक, कांग्रेस के साथ जुड़ के काम करने का। अगर मान लेते हैं कि आरजेडी के जो लोग हैं वो अगर ये दबाव दें कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ के ही काम कीजिए, टीएमसी की तरह विलय वाला दबाव नहीं हो, लेकिन जुड़ के भी काम करना हो, वो भी एक तरीके से तेजस्वी यादव के लिए फजीहत वाला टास्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस के साथ हमेशा टकराहट रही है। तो जिस पूरे देश में जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से अब जुड़ना चाहती हैं, अब आप उत्तर प्रदेश की को ही देख लीजिए, वहां भी चुनाव है। तो पिछली चुनाव में 2022 में जिस तरीके से इलेक्शन के 7-8 महीने पहले जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस पे हमलावर थे, जितनी दूरी बनाए हुए थे, इस वक्त वो हाल नहीं है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए और संतोषजनक स्थिति में टिकट का बंटवारा हो जाए। तो कांग्रेस के आगे कॉम्प्रोमाइज मोड में आने का दबाव आरजेडी के नेताओं के अंदर से उठ सकता है, और उस दबाव के कारण भी तेजस्वी यादव असहज हो सकते हैं। वो भी उनके लिए पीड़ादायक हो सकता है। दूसरी बात है कि उनके पार्टी में भी टूट हो सकती है। देखिए, ढाका के जो विधायक हैं फजल रहमान, वो तो उनके तेवर ही बागी दिखते हैं। राज्यसभा में उन्होंने वोट भी नहीं दिया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जाके वो मिले भी हैं, वो भी फोटो वायरल हो रहा है। वहां के बोगो सिंह भी जाके मिले हैं सम्राट चौधरी से। तो अंदर खाने में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो भी, उनमें भी टूट हो सकता है। वो टूट तब हो सकता है, टीएमसी में टूट हुआ और अगर टीएमसी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाए, अगर टीएमसी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो जाएगा तो इससे यहाँ के जो विधायक हैं आरजेडी के, उन पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और उनको ऐसा लग सकता है कि यहाँ अब कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, खासकर आरजेडी, आने वाले समय में सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में वो कहीं भी जा सकते हैं, वो बीजेपी में भी आ सकते हैं, हो सकता है वो कांग्रेस में भी चले जाएं। दूसरी बात यह है कि जो घरेलू कलह से तेजस्वी यादव घिरे हैं, उसका भी एक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लालू यादव हैं, जब तक वो सक्रिय हैं तब तक एक अलग बात है। आने वाले समय में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो उनकी जो तेजस्वी यादव की जो बहनें हैं, जो हर वक्त आरजेडी का कोई भी निर्णय हो, रोहिणी आचार्य हमलावर हो जाती हैं। एक सीट था एमएलसी का, मात्र एक सीट पे अगर सुनील सिंह जाते हैं, उस पे भी रोहिणी आचार्य ने कितने बड़े बड़े आरोप लगाए।
मतलब एक तरफ से देखिए कि जिस तरीके से आनंद मोहन ने जदयू पे आरोप लगाया, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गंभीर आरोप, ज़्यादा धारदार तरीके से आरोप लगाया है रोहिणी आचार्य ने अपनी ही पार्टी पे या अपने भाई की पार्टी पे। तो अगर लालू यादव के बाद अगर उनके परिवार में भी बिखराव होता है, तो कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है कि आरजेडी में जो टिकट 2025 में मिला है, इसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो मूल रूप से आरजेडी के रहे नहीं हैं, जो संजय यादव के कारण जिन पे आरोप लगते हैं, उनके कारण उनको टिकट मिल गया, लेकिन जीतने वाले को टिकट नहीं मिला। भले ही आज के समय में वो विधायक नहीं है, लेकिन वो आरजेडी में प्रभावशाली लोग हैं। तो ये भी एक संभावना है कि विधायकों में टूट-फूट हो या ना हो, सांसदों में तोड़-फोड़ हो या ना हो, लेकिन आरजेडी के जमीनी स्तर के जो नेता हैं, उनमें टूट-फूट हो सकती है, वो बागी हो सकते हैं और वो जदयू में भी जा सकते हैं, बीजेपी में भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं और वो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। भले ही विधायक का टूटना एक अलग मैसेज आता है, लेकिन आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक जिनको टिकट मिली है, वो जीतने लायक नहीं है, जिनको नहीं मिल गई वो घर पे बैठे रह गए। अगर वो मैदान में आ जाते तो आरजेडी को और बुरी स्थिति देखना पड़ता। तो जो उनके और ज़मीनी स्तर के कद्दावर नेता हैं एक तरीके से वो भी बागी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे टीएमसी के साथ जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है और अगर टीएमसी का विलय कांग्रेस में होता है, तो आरजेडी पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। यहाँ के नेता अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे पार्टी का जो दरवाजा है, उसको खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, बिहार और बंगाल के खैर वोटर की तासीर में भी बहुत अलग अंतर है और कई तरह की वहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों के कारण अलग हो सकते हैं, दोनों के में चेंजेस अलग हो सकते हैं, टूट का कारण ज़रूर अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव अगर कोई मेजर नहीं लेते हैं तो आगे आरजेडी में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। सर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से बिहार के 16 अफसरों को आईएएस कैडर में प्रमोशन मिला है और इसमें खास बात यह है कि वही अधिकारी शामिल हैं इसमें जो हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट जैसे की सेक्टर्स में काम कर रहे थे। यानी सरकार ने सिर्फ सीनियरिटी नहीं बल्कि फील्ड एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस पर भी भरोसा दिखाया है। तो अब इन अफसरों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि आईएएस बनने के बाद जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग और बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में इनकी भूमिका जो है वो अहम हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार की ब्यूरोक्रेसी में नई स्पीड और अकाउंटेबिलिटी आएगी या किस आधार पर और किस एम के साथ ये निर्णय लिया गया है? देखिए ये जो इन बीपीएससी के 16 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, वो कार्मिक विभाग ने उन्हें आईएएस बनने की मंजूरी दी है। ये एक समय में नीतीश सरकार के काफ़ी चहेते और ईमानदार ऑफिसर में इनकी गिनती होती थी और उनमें एक हैं सुरेंद्र राय, जो स्वास्थ्य विभाग के ओएसडी हैं और वो प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट में पहले से ही अपील कर चुके थे। तो वो भी एक इश्यू है कि इन लोगों का प्रमोशन होना था, जो टल रहा है और इसके लिए हाई कोर्ट में अपील किया जा चुका था। हालाँकि हाई कोर्ट के आदेश के कारण इनका प्रमोशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दिया था। वो स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी हैं। एक तरीके से समझिए कि निशांत कुमार के ही विभाग के हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग हैं जो नीतीश के चहेते माने जाते हैं। जैसे इसमें बिंदु भूषण जी हैं, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हैं। वो सरकारी योजनाओं का प्रचार जो सरकार करवाती है, उसके वो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। खासकर जब जैसे शराबबंदी होती है या जो भी भूमि सुधार संबंधी काम जो नीतीश कुमार का था, जिसमें नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी ईमानदार और अनुशासित दिखते थे, तो उन सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार बिंदु भूषण जी करते थे, नीतीश कुमार के चहेते थे। दूसरी एक ऑफिसर है इसमें डॉक्टर गगन, वो वेस्टफेड के प्रबंध निर्देशक हैं और ये नालंदा के नोडल पदाधिकारी भी रहे हैं। तो सारे ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, वो कभी नीतीश कुमार के कार्यकाल में काफ़ी वो सक्रिय रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। जैसे मधेपुरा में आपदा प्रबंधन के हैं, विकास कुमार हैं, मृणाल दास हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव हैं। अंजनी कुमार हैं जो पूर्णिया के डीडीसी हैं। तो इस तरीके से अधिकारियों की 16 अधिकारियों की एक लिस्ट है और ये कभी अपने विभाग में जो भी सरकार नियम लाती थी, उसको व्यवहारिक तौर पे लागू करते थे और लाभार्थियों तक पहुँचाते थे। तो अब इन लोगों का प्रमोशन किया गया है। निश्चित तौर पे ये इन लोगों का जो अपना अनुभव है,
उससे जो अगर इनको और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलती है, एक कोई देखिए जो आईएएस का प्रमोशन हुआ है, अगर इनको जिम्मेवारी मिलती है तो ये बेहतर करेंगे। ऐसा ना हो कि प्रमोशन मिला और कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया गया। काफ़ी तेज़ तर्रार ऑफिसर ऐसे रहे हैं, जैसे अभी आप देखें कि सम्राट चौधरी के बनने के बाद विकास वैभव को मगध रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले 6 साल तक वो एक संटिंग पोस्ट पे ही थे। तो अगर इन लोगों को महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी मिलती है, तो निश्चित तौर पे इनका जो अनुभव है, उससे बिहार के प्रशासन में और निखरेगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इनमें ज़्यादातर बीपीएससी के वो अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं और इनका प्रमोशन होना था, लंबे समय तक इसकी माँग की भी जा रही थी। तो प्रमोशन देकर के इनको कोई महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी दी जाती है या नहीं दी जाती है। ऐसा मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग नीतीश कुमार के पसंद वाले ऑफिसर थे। यहाँ नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुखिया हैं इस पूरे सरकार के, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इन्हें महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी दी जाती है, अगर मान लेते हैं आईएएस बन जाए, जो जिस विभाग में काम कर रहा है, उसी विभाग में उनको पदोन्नति मिल जाता हो, महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारियाँ मिल जाएँ, तो निश्चित तौर पे ये लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब बीपीएससी अधिकारियों को प्रमोशन मिल जाता है, तो उनको जो मूल आईएएस अधिकारी हैं, उनके समानांतर महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी नहीं दी जाती है और दी भी जाती है तो उस गति से नहीं दी जाती है। और ये तो एक तरीके से समझिए कि बिहार के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी, दोनों के आपसी समन्वय पर ही ये सरकार चलती है। कई ऐसे राज्य सरकार हैं जो जिनमें आईएएस अधिकारी और अपने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कहीं अनबन वाली स्थिति रही है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे टीएमसी की, पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी हैं, वो काफ़ी मुखर रही हैं अपने राज्य के अधिकारियों को लेकर के, और वो अपने राज्य के अधिकारियों को वहाँ के आईएएस अधिकारियों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया करती थी। खैर, वो उनका केंद्र सरकार से टकराहटपूर्ण रवैये का एक हिस्सा था, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी इन लोगों को पदोन्नति के साथ-साथ महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी भी देंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे ये 16 वो लोग हैं जो ईमानदारी से काम किए हैं और सरकार की जो योजनाएँ हैं, उनको ज़मीन तक पहुँचाया है, तभी जाके उनको पदोन्नति मिला है। ये पदोन्नति सिर्फ़ उम्र के कारण या कार्य अवधि के कारण ही नहीं मिलता है, बल्कि काम करने के तरीका और बेहतर काम करने के कारण भी ये मिलता है। तो निश्चित तौर पे जो भूमिकाएँ इनको दी गई थी, उनमें इनका स्थान, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को प्रमोशन के बाद आईएएस की श्रेणी में लाने के बाद सरकार इन्हें कौन-सी ज़िम्मेवारी देती है। बिल्कुल, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।